नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बिना बताए हुए कोई 3 दिन आपके सामने नहीं आ पाया और कई लोगों ने इस संबंध में फ़ेसबुक पर पूछा भी, क्या बात है 3 दिन से किस्सा गोई का कोई अंक नहीं आ रहा है। एक बहुत ही आवश्यक कार्य से मुझे बरेली के बाहर जाना पड़ा और ये कार्य अचानक ऐसा आया कि मैं आपको पहले से कोई सूचना नहीं दे पाया। होता है ऐसा, पहले ऐसा कम हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, समय ही समय था, बहुत ज़्यादा काम बाहर का नहीं था, बाहर जाना हो नहीं पाता था। लेकिन अब चीज़ें सब सामान्य गति से चल रही हैं, पुलिस का अपना काम भी सामान्य गति से चल रहा है। इसलिए अचानक इमरजेंसी, और आप सहमत होंगे कि पुलिस से ज़्यादा इमरजेंसी डॉक्टर्स को छोड़ के और किसी में शायद ही होती हो। तो इस इमरजेंसी के कारण मैं 3 दिन जनपद बरेली से बाहर रहा और जिसके कारण आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। जैसा कि हम अभी तक चल रहे थे कि लखनऊ में अपनी तैनाती के दरमियान जितनी अज्ञात घटनाएं थीं, चाहे वो अज्ञात हत्या हो, चाहे अज्ञात लूट हो, अज्ञात ऐसा भी कोई अज्ञात क्राइम जिसमें क्राइम करने वाले क्रिमिनल का पता नहीं हो, यानी एफआईआर में किसी के बारे में कोई बात न लिखी गई हो, ऐसी हत्याओं का ऐसी घटनाओं का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। कैसे इनको खोला गया और क्या क्या कारण इनके पीछे रहे हैं। ऐसी ही एक और घटना के बाबत मैं आज आपको बताऊंगा। बात 11/12 सितंबर 2015 के रात की है। हबीब गद्दी जो गांव नरौना, मोहल्ला द्वारिकापुरी, थाना काकोरी के रहने वाले थे, उन्होंने सुबह थाने पर आकर बताया कि मेरे ससुर दन्ना सन ऑफ राम प्यारे, उनकी घर में कुछ लोगों ने आके हत्या कर दी और जो लोग भी आए थे उन्होंने हमारे घर में काफ़ी लूटपाट भी की। काकोरी थाने में तुरंत आईपीसी की धारा 396 डकैती विद मर्डर, यानी ऐसी डकैती जिसमें हत्या की गई हो, उस धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मैं आपसे कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि डकैती अब ऑलमोस्ट बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। जो ये कम्युनिकेशन में हम इतना स्ट्रांग हो गए हैं, हम का मतलब पब्लिक और पुलिस दोनों से, कि अब कोई बदमाश या डकैतों का गिरोह जो पहले एक ज़माने में चंबल, इधर चित्रकूट या और बुंदेलखंड के रीजन में, और बहुत दूर नहीं, यहीं इलाहाबाद और लखनऊ के बीच प्रतापगढ़ में, जौनपुर में, देहात के क्षेत्रों में डकैतियाँ बहुत बड़ी संख्या में पड़ती थीं इसी सीज़न में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। इन डकैतियों में बहुत समय डकैत लगाते थे और एक एक डकैती 3-3, 4-4, कभी कभी 5-5 घंटे चला करती थी। अब ये डकैती किया जाना संभव नहीं है क्योंकि डायल 100, 112, इन सब से आप अगल बगल कहीं भी कोई बात हो रही हो, ज़रा से भी शंका हो, तो 112 पे लोग फ़ोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर कुछ शोरगुल हो रहा है, ऐसा लगता है बाहर से लोग आए हैं, अपराधी आए हैं या डकैती पड़ रही है। तो इस तरह से डकैती का होना और एक आदमी को मार के चले जाना, ये थोड़ा सा संदेह भी उत्पन्न कर रहा था। लेकिन चूँकि डकैती थी और लखनऊ में, लखनऊ शहर में डकैती थी, सारे लोग भाग के पहुँचे। और जो बात बताई गई, वहाँ जो महिलाएं उपस्थित थीं, उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे आए और 5 आदमी थे, 2 आदमी बाहर खड़े थे और भीतर आए। इन्होंने, ये बुज़ुर्ग थे, इनकी नींद पहले खुल गई, इन्होंने रोकने की कोशिश की और इन्हें यहीं पर पटक दिया और इनके गले को दबा के मुंह को तकिए से ज़ोर से ऐसा दबाया कि वो सफोकेट करके उनकी मृत्यु हो गई। और जितनी भी महिलाएं, लड़कियां घर में थीं, उनको सबको कट्टे की नोक पे एक कमरे में कर दिया और फिर जो भी जेवर उनके हाथ लगा वो जेवर लेके चले गए और जाते जाते वो कुछ कम्बल और एक सिलाई मशीन भी ले गए। गांव में देखने वालों ने बताया कि 3 लोग थे और वो मोटरसाइकिल पर ये सारा सामान लेकर भाग गए। घटना कोई 12, साढ़े 12, 1 बजे की बताई गई।
काकोरी कस्बा बड़ा ऐतिहासिक महत्व का कस्बा है, सभी लोग जानते हैं काकोरी के बारे में, बिल्कुल शहर से सटा हुआ है। तो और शहर से वहाँ का कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, शहर से लोग आ जा सकते हैं। तो खैर गंभीर घटना थी, सभी लोग मौके पे पहुँचे और फिर वो जो रेगुलर जो एसओपी है हमारी, उसमें डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक टीम आई, वहाँ पर फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और बाकी और कोई फॉरेंसिक जांच के सिलसिले में मिला कोई मटेरियल, कुछ बटन, कुछ इस तरह की चीज़ें सब इकट्ठा की गई, सील बंद की गई, सर्व मुहर की गई और फिर आने जाने के रास्ते में लोगों से पूछताछ की क्राइम ब्रांच के लोगों ने, कब आए, कब गए, कब आवाज़ आई, किसने सुना, अगल बगल कोई जगह क्यों नहीं, इस तरह के तमाम सवाल किए गए। और फिर दोपहर बाद सब लोग इकट्ठा हुए थाना काकोरी पे। एसपी ग्रामीण थे, सीधी भर्ती के आईपीएस अधिकारी थे प्रताप भूपेंद्र, वो भी थे, सीओ काकोरी थे, सभी लोग इकट्ठा हुए और ये जानकारी की गई कि अब तक क्या पता लगा इस डकैती के बारे में। तो पता कुछ खास नहीं लगा था, सिर्फ इतना संख्या के बारे में थोड़ा डाउट था कि 5 थे कि 6 थे, लेकिन ये तय हो गया कि नहीं, कुछ लोग तो भीतर घुसे थे और महिलाओं के साथ कुछ उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया था और जाते समय ये सामान ले गए थे और किसी ने मारते हुए चूँकि नहीं देखा था उनको, दन्ना गद्दी को, तो ये कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा था कि कब और किस समय किसने किसने मारा था। खैर 12 तारीख की बात हो गई, अखबार अपना काम करता है, टीवी अपना काम करती है, सनसनीखेज हत्या, डकैतों का बोलबाला, फिर एक डकैती लखनऊ में, इस तरह की जो जो हेडिंग्स होती हैं सभी जगह होती हैं, सभी ज़िलों में होती हैं और अखबार का अपना काम है, उनकी अपनी प्रतिद्वंदिता है, बहुत ही गला काट प्रतिद्वंदिता है, कौन पहले लिखे, कौन ज़्यादा लिखे, कौन ब्रेकिंग लिखे, इस बात की आपस में होड़ रहती है। खैर वो अपना काम करते रहे, लिखते रहे, पुलिस पर ज़रूर थोड़ा बहुत दबाव आता है जब इस तरह की बातें टीवी में या अखबारों में लिखी जाती हैं। अज्ञात घटना थी, अज्ञात हत्या थी, अज्ञात डकैत थे और डकैती करके कुछ सामान भी ले गए थे। पूरी क्राइम ब्रांच भी मौके पे थी। तो चैलेंजिंग थी घटना। डकैतों के गिरोह जो पिछले 5 सालों में देहात के क्षेत्र में जिन्होंने कोई एक्टिविटी की है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। अगल बगल के ज़िलों में सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, इन ज़िलों में जो डकैतों के गिरोह हैं और जिन्होंने कभी लखनऊ में वारदात की थी, उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग की गई। ये भी पता किया गया संबंधित जनपदों से कि कौन इनमें जेल में है अभी भी, कौन बेल पर है और कौन लापता है जिसका कोई पता नहीं है। एक एक टीमें सब जगह रवाना की गई। ये बहुत सेट प्रोसीजर है किसी भी घटना के बाद का, कि एक एक टीमें सब जगह रवाना की गई कि ये देखा जाए कि ऐसा तो नहीं इनमें से कोई बाहर हो और अभी भी एक्टिव हो और उसके बारे में हमारे पास जानकारी न हो। संबंधित जनपद में उन अपराधियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हाल में की गई है उनके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही थीं। एक एक करके टीमें आ रही थीं और बता रही थीं कि साहब फलां जेल में है, फलां जेल में है, ये मोडस ऑपरेंडी नहीं है, ऐसे नहीं आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। महिलाओं से जो कुछ हुलिया मिल पाया, छोटा कद, बड़ा कद, काला रंग, सफ़ेद रंग, दुबला, मोटा, पैंट शर्ट, जीन्स टी शर्ट, कंबल, जैकेट, स्वेटर, ये सब चीज़ें जो एक एक करके जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं पूछताछ के क्राइम ब्रांच में, कुछ सिपाही सिर्फ सिजरा नोट करने का काम करते हैं, पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देंगे, जो भी मिल जाएगा उसका सिजरा, तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या देखा, कौन था, कितने थे, किसने रोशनी मारी, किसने रोशनी नहीं मारी, क्या आवाज़ आई, एक उनका सेट पैटर्न था। और सिजरा लिखने वाले ये सब एक एक आदमी का सिजरा नोट करते थे और उसी में कोशिश करते थे कि 5 लोगों ने अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक घटना के बारे में बताया है तो कहाँ कहाँ उनमें डिस्क्रिपेंसीज है, कहाँ कहाँ उनके मत, उनके बयान में कहाँ कहाँ अंतर है।
कहाँ कहाँ वो अपने बयान को छिपा रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ एक छोटा सा अंदाज़ा घंटे 2 घंटे बाद लग जाता है। फिर उनसे सेकंड राउंड की पूछताछ की जाती है कि आपने अभी ये बताया था, अभी ये बता रहे हैं, क्या कारण है। तो खैर पुलिस अपना जितने तरकीबें होती हैं गुलाटी मार मार के इधर से उधर से कोशिश कर रही थी, लेकिन 6-7 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ सुराग नहीं लगा। अल्टीमेटली सब फिर उसी सीडीआर की एनालिसिस पर आ गए। क्राइम ब्रांच जब गई थी, घटना के दिन गई थी, तभी उसने नंबर्स सबके ले लिए थे, मृतक के, जिसके घर में थे वो, उनके घर में मौजूद महिलाओं के, पड़ोसियों के, और अगर उस गांव में कोई पहले इस तरह का अपराधी रहा हो जिसने इस तरह का अपराध किया हो, उसके भी नंबर प्राप्त कर लिए जाते हैं। खैर चूँकि शहर में और तमाम काम थे, तो जो भी सीडीआर इसकी निकलती थी वो काकोरी थाने को दे दी जाती थी कि भाई आप देख लीजिए, इसमें इतने लोगों से बातचीत हुई है, सबसे ज़्यादा बात इनसे हुई है, इनसे हुई है, इनसे हुई है, इनसे हुई है। इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन बना के दे दिया जाता है, क्योंकि सभी घटनाएं, लखनऊ कैपिटल है, महानगर है, अब कॉस्मोपॉलिटन नेचर उसका होता जा रहा है, क्राइम बहुत तरह के हैं और हर क्राइम में लगभग क्राइम ब्रांच की मदद ली जाती है। तो सारे क्राइम को क्राइम ब्रांच एक साथ हैंडल करे, ये थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ क्राइम के बारे में थानों को जो भी सूचना क्राइम ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्राइम ब्रांच उनको दे देती है। और अगर कोई और मदद है कि उनको पूछना है थाने वालों को कि साहब ये नंबर आपने क्यों दिया है, तो उसका कारण भी बता देते हैं। तो खैर वो जो जिन जिन लोगों से महिलाओं की बात हुई थी, तो उनकी जो बी पार्टी थी, एक करके थाना काकोरी में पुलिस वाले बुलाने लगे, ये पूछने के लिए कि भाई घटना के दिन आपने इनको कैसे फ़ोन किया था, आपने इनको कैसे फ़ोन किया था, आप इनको कैसे जानते हैं। जब उनमें से आने लगे बुलाने पर एक एक दो दो लोग, तो फिर हमारे काकोरी थाने की बहादुर पुलिस को समझ में आ गया कि ये अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है। वैसे भी जब कोई अज्ञात क्राइम होता है, अज्ञात हत्या होती है, तो ये हमारे पुलिस के जो पुराने एक्सपर्ट हैं, हमारे पितामह लोग जो पुलिस में लंबी समय पुराने ज़माने में रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब अज्ञात हत्या दर्ज की जाती है थाने में, तो थानेदार की लॉटरी खुल जाती है। वो किसी को बुला के लाएगा कि भाई सुना है तुम्हारी गाड़ी से वो सब आए थे जो मार के गए हैं। अब वो सोचिए, जिस आदमी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसको ऐसो थाने में बुला के ये कहे कि तुम्हारी गाड़ी उस दिन कहाँ थी, उसकी रूह कांप जाएगी। और फिर जो होता है वो आप सब जानते हैं। अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए, अनावश्यक किसी पचड़े में पड़ने के लिए, वो जो कुछ भी जितना उसकी सामर्थ्य होती है वो पुष्प पत्र समर्पित कर देता है जो लोग उससे पूछताछ करते हैं। फिर दूसरे या तीसरे दिन जो लोग मोबाइल नंबर पे पहले तो आनाकानी करते रहे, फिर आते रहे, फिर ये पता लगा कि वो काकोरी के भी और शहर के भी कुछ नामी गिरामी लोगों के लड़के हैं, और कहीं कहीं तो वो स्वयं जो बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन थे उसमें, वो लोग थे। जैसे ही बुलाया जाता था सब बेसब्री से इंतज़ार करते थे थाने में बैठ के कि भाई आ गया मुर्गा। और उन्होंने कहा भाई ये बात तुमने रात में 1:30 बजे की, क्या तुम्हारा क्या इनसे लेना देना है, कौन सा बिजनेस रिलेशन है तुम्हारा, इनको कैसे जानते हो, इस महिला को या इस लड़की को। थोड़ी देर में उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उससे वो समझ जाते हैं कि मुर्गा अच्छा है। और फिर उनसे जिस तरह से बात पुलिस अपना हित साधने के लिए जो करना चाहती है वो करती है। और जो लोग इस तरह से थाने पर आते थे वो लौट के घर वाले पूछते थे भाई थाने पे बुलाया गया था, क्या बात है, तो वो इधर उधर की बात बताते थे। कोई बात सही क्या बताएं उनको, घर वालों को, मुझे क्यों बुलाया गया था, मैंने किससे बात की थी। तो अगर पत्नी है घर में तो पत्नी को भी इधर उधर की बातें बता देते थे, अगर माँ बाप हैं तो उनको भी इधर उधर की बात बता दिया करते थे। तो इस तरह से इस क्राइम में घटना के 4-5 दिन बाद हमारे थाने के बहादुरों की लॉटरी खुल गई। अगर कोई बुलाया गया और उसने पत्र पुष्प अंकित कर दिए, प्रेषित कर दिए, जाके उसे लगा कि बताइए नाजायज़ हमें परेशान किया गया और हम इतना पैसा वहाँ दे के आए, वो अपने किसी जानने वाले को, चाहे लोकल नेता हो, बड़ा नेता हो, या किसी अधिकारी को जो उसके
संपर्क में है उससे वो शिकायत करता है कि साहब देखिए मुझे बुला के थाने पे तंग किया जा रहा है। वो अधिकारी या नेता जब थाने पर संपर्क करता है तो उसे एक सधा सधाया जवाब कि अरे साहब ये तो नरौना में जो वो बूढ़ा मारा गया था उस मर्डर के सिलसिले में इनसे पूछताछ की गई थी। अभी पूरी बात इनसे निकल के नहीं आई है, लेकिन पूछताछ कर ली गई है। अगर कोई बात इन पर आएगी तो इन्हें फिर बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जिससे वो ये बताते थे वो भी अपना किनारा कर लेता था कि अरे भाई मर्डर की बात है, कौन इस चक्कर में पड़ेगा, लोग कल को कहेंगे कि मर्डर में भी फलां आदमी पैरवी कर रहे थे। औरतें या घर के जो सदस्य हैं जिम्मेदार, वो पूछते थे कि भाई तुमको बुलाया गया है काकोरी की हत्या में, तुम मोहन लालगंज में रहते हो, तुम उस दिन घटना के दिन रात में तो घर ही में थे, तुम कैसे चले गए, पुलिस तुमको कैसे कह सकती है कि तुम हत्या में शामिल थे। तो अगला जो है वो बस खाली हिचकियाँ लेता था, बोलता कुछ नहीं था कि अब क्या बताए उसको कि हमें क्यों बुलाया गया था, कि नहीं नहीं वो पुलिस वाले हैं, कुछ दूसरे के नाम के चक्कर में हमको बुला लिया था, और वो हमारे नाम के ही 2 आदमियों का और किसी ने नाम बता दिया था और किसी ने हमारा नाम बता दिया, इसलिए वो हमको उन्होंने बुला दिया। कहीं कहीं घर वालों ने बहुत ही क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि किसने तुम्हारा नाम बता दिया, कौन तुम्हारा नाम जानता था, उसका नाम बताइए, हम चलेंगे पूछेंगे उससे क्यों, कौन सी दुश्मनी है। तो इस तरह की बात आती रही कि अच्छा जब कोई फंस गया मुर्गा तो उससे कहा कि भाई तुम ये बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उसको ये भी बताने लगते थे कि भाई तुम्हारा भी नाम इसमें आ सकता है। तो जो आशिक मिजाज आदमी है उसके तो होश ही सुन के ही फाख्ता हो जाते हैं कि अरे बाप रे बाप हम कहाँ फंस गए, हमारा मर्डर में पुलिस नाम डाले दे रही है। फिर उनकी जो सामर्थ्य रहती थी उस हिसाब से पुलिस की सेवा करते थे और पुलिस के गुल्लक में जो दान दक्षिणा उनके पास होता था वो डालते थे, किसी तरह से जान बचा के वहाँ से भागते थे। और वो इसका जिक्र ना तो घर में किसी से कर सकते थे ना घर के बाहर। इसी का फ़ायदा हमेशा इस तंत्र में उठाया गया है और उठाया जाता रहेगा। फिर उसकी जो बुलाने के सिलसिले में जो वादी थे मुकदमा हबीब गद्दी, उनकी एक शादीशुदा पुत्री थी श्रीमती रूबी। अब उसके सीडीआर का नंबर आया, उसमें सीडीआर से लोग बुलाए गए। चूँकि पुलिस के मुंह में खून लग गया था और जो लोग बुलाए गए थे अगर किसी को जानकारी थी कि फ़लाना बुलाया गया था तो कैसे वापस आया, तो वो अपना मेंटली तैयार होकर आता था। और यहाँ ये लोग भी उसके चेहरे के हाव भाव से समझ लेते थे कि फंसा हुआ है, और जैसे ही देख लेते थे कि वो फंस गया है तो उसको फिर वकील, अदालत, जेल, जमानत सब के बारे में बारीकी से बताते थे। सुनने वाला जो है वो सिर्फ अपने आप को कोसता रहता था, डरता था कि अरे बाप रे बाप ये भी होता है। तो हर एक को वो किस्सा बताते थे कि फ़लाँ जेल चले गए तो फ़लाँ की ज़मानत में 6 महीने लग गए, और फ़लाँ की तो वकील की फ़ीस ही फ़लाँ मुकदमे में उसको 5 लाख रुपए देनी पड़ी थी, तो इतना पैसा खर्च होगा, जेल भी जाओगे, ज़मानत कराओगे, फिर वापस आओगे। तो वो अपना 3-4 घंटे की मोहलत मांगता था कि बस हमें 4 घंटे का समय दे दीजिए, मैं लौट के आता हूँ। और फिर वही लौटता था, वो पत्र पुष्प अपना लेकर आता था और सादर सेवा में समर्पित करता था। चुपचाप वहाँ से बिल्कुल जैसे भूत भागता है वहाँ से भाग के चला जाता था। असल में ये सब मुझे कभी पता नहीं लगता। घटना के करीब 10 दिन बाद एक किसी संभ्रांत महिला का फ़ोन आया। सुबह सुबह की बात होगी, बात कोई 9 बजे की हो, और उसने बताया कि साहब मेरे पति को 2 बार काकोरी थाने में बुलाया जा चुका है। पूरा दिन उनको पुलिस वाले बिठाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। दोनों ही बार उन्हें उनसे पैसा लिया गया है। मैंने थाने पर अपने किसी परिचित के माध्यम से जब पूछवाया तो ये बताया गया कि वहाँ पर साहब नरौना में किसी बुज़ुर्ग का मर्डर हुआ था और उस मर्डर के सिलसिले में मेरे पति को बार बार बुलाया जाता है, जबकि मेरे पति कभी भी काकोरी कस्बे में ही नहीं गए हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है वहाँ से, और न ही उनकी कोई रिश्तेदारी है, न ही मेरी कोई रिश्तेदारी है। तो ऐसे कैसे कोई किसी हत्या में बुला के पूछताछ कर सकता है, जबकि दूर दूर तक उस जगह का ही लेना देना नहीं है। सामान्य रूप से गंभीर जो अपराध में जिन लोगों को बुलाया जाता है, पूछताछ होती है या जिन पे शक करती है पुलिस, तो और अगर वो वास्तव में उसमें सम्मिलित होते हैं या कहीं दूर से उनका कोई संबंध होता है, तो एक ट्रेंड बना हुआ है, वकीलों से बातचीत करते हैं, वकील उनको बताते हैं कि पहले तो पुलिस को दबाव में लो, इनके खिलाफ़ आरोप लगाओ कि मैं गया था
मुझसे ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुमको फंसा दूंगा इस मर्डर में। तो इस तरह की बातें सामान्य रूप से आती रहती हैं कि पुलिस पर नाजायज़ दबाव बनाने के लिए, ताकि पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई न करे, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन महिला रो भी रही थी, और उसकी बात, जो सवाल जवाब में जो उसकी बात आई, वो जेन्युइन लग रही थी कि महिला सही बोल रही है, इसके साथ ज़रूर इस तरह की कोई बात हुई है, और इतना गंभीरता से ये कह रही है, और इसकी बात में सत्यता प्रतीत हो रही है। मैंने उससे कहा कि आप 11 बजे पुलिस कार्यालय में आइए, जो एसएसपी ऑफिस है, आप 11 बजे उसमें आइए, कुछ लोग वहाँ रहेंगे, मैं इसकी जांच कराऊंगा, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, और अगर ये साबित हुआ कि गलत हुआ है तो जिन लोगों ने किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करूँगा। 11 बजे वो अपने किसी बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हुई। पहले से ही कार्यालय में मेरे पीआरओ और डिप्टी एसपी एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको आप कहते हैं खुफिया, जो पुलिस है, खुफिया तंत्र के जो मुखिया हैं लखनऊ ज़िले के, वो डिप्टी एसपी होते हैं, उनको भी बुला रखा था मैंने किसी काम से। महिला आई, उसने बताया, पहले जो सिपाही लोग रहते हैं बाहर, उनका सब कोई महिला है जिसने बताया है कि आपने उनको बुलाया है 11 बजे। मेरी समझ में आ गया, आई, और फिर डिप्टी एसपी एलआईयू भी वहीं मौजूद थे, मेरे पीआरओ भी थे, उसने पूरा वृत्तांत बताया। मैंने इन लोगों से कहा कि आप गाड़ी ले लीजिए, महिला को बिठाइए, उसके बच्चे को बिठाइए, थाने पर जाइए। ये पूछिए, इनके हस्बैंड को भी ले लीजिए और थाने पर जाइए, पूछिए क्या क्या हुआ थाने पर, क्यों हुआ और क्या प्रकरण है। खैर, और तब फिर मैंने टेलीफोन करके एसपी प्रताप गोपेंद्र को, एक प्रार्थना पत्र भी वो ले आई थी महिला, उस पर एक आदेश किया कि एसपीआरए, जो आरोप लगाए गए हैं इस प्रार्थना पत्र में, एसपीआरए यानी एसपी ग्रामीण प्रताप गोपेंद्र को आदेश किया कि इस संबंध में पूरी जांच कर लें, प्रारंभिक जांच कर लें, और इसमें जो निर्धारण है, जिसकी गलती है, गलती का निर्धारण करें, ताकि ये घटना दोबारा रिपीट ना हो। और शाम तक पूरी बात पता लग गई। बात डिप्टी एसपी एलआईयू ने बताया कि साहब बात सही है, बहुत से लोग थाने पर आए हैं। असल में किसी थाने में एक तो सत्ता पक्ष होता है, यानी थानाध्यक्ष होते हैं, उनके साथ रहने वाले कुछ हमराही होते हैं, कुछ उनके सब इंस्पेक्टर, प्रिय सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, कुछ कार खास होते हैं जो जगह जगह से वसूल के ला के देते हैं। एक विपक्ष होता है, वो सामान्य रूप से इन सब चीज़ों में रहता नहीं है, या उसे मौका नहीं मिलता है, या वो इन चीज़ों में मुख्य धारा में जाना चाहता है, थाना की कार्य प्रणाली की मुख्य धारा में, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। या कभी मौका मिला हो और उसको मुख्य धारा से बाहर कर दिया हो। तो ये, और उसके जो नेता होते हैं वो वहाँ एसएसआई होते हैं, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हर थाने पर होते हैं। एक प्रभारी निरीक्षक होता है और एक वो एसएसआई होता है, क्योंकि वो भी बराबर के समकक्ष होता है। आजकल तो इंस्पेक्टर ही 3-3 थानों पे पोस्ट किए जा रहे हैं। जैसे एक तो प्रभारी निरीक्षक होगा, इंस्पेक्टर होगा, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था क्राइम ये सब होगा। दूसरा होगा एक इंस्पेक्टर क्राइम, जो मुकदमे कायम हो गए हैं उसमें जो विवेचना की स्थिति है, विवेचना के बारे में है, वो उसके क्राइम, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगा। लेकिन वो दोयम दर्जे के माने जाते हैं थाने में भी, और जनता भी उनको दोयम दर्जे का इंस्पेक्टर मानती है। इसी तरह एसएसआई भी एक सीनियर सब इंस्पेक्टर पद होता है, जो इंस्पेक्टर के ठीक बात का होता है, यानी इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में सीनियर सब इंस्पेक्टर ही थाने का कामकाज देखता है। या कुछ प्रपत्र ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में एसएसआई ही साइन करके उसे भेजता है। कुछ थानों के प्रपत्र थानों को जाने वाली रिपोर्ट्स हैं, और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को जाने वाली रिपोर्ट्स हैं। सामान्य रूप से 90% केसेस में नेता विरोधी दल, जो थाने की सत्ता का विरोधी दल का नेता होता है, वो एसएसआई होता है। जांच करने वाले जाते ही समझ जाते हैं कि जो उल्टी बात कर रहा हो वही सही बात हमको बता सकता है। डिप्टी एसपी एलआईयू ने और पीआरओ ने, दोनों ने जब सबसे बात की तो सारी बात खुल गई कि इस हत्या में बहुत से लोग थाने पर लाए गए, और फिर अलग अलग कारणों से उन्हें छोड़ भी दिया गया। ये सुनते ही मैंने, ये बात है 21 सितंबर की, और ये सुनते ही मैंने जांच के आदेश कर ही दिए थे। इन लोगों ने प्राइमा फेसी जो मुझे बताया, जो समरी जांच होती है, वो एक सबमिट कर दी, और 21 तारीख को ही क्राइम ब्रांच को आदेश किया कि अब पूरी की पूरी क्राइम ब्रांच थाना काकोरी पर जाएगी, और वहाँ तब तक कैंप करेगी जब तक कि इस घटना का अनावरण नहीं हो जाता है।
क्योंकि घटना के अनावरण में जो मटेरियल, जो सीडीआर या जो चीज़ इन्फॉर्मेशन वो अपने हेडक्वार्टर से निकाल के क्राइम ब्रांच वाले देते थे, उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो खैर उसी दिन शाम को 21 सितंबर की शाम को ही पहुंच गए वहाँ पर क्राइम ब्रांच, और जाकर वहाँ उसने जो भी उसके पास मटेरियल था, जो पहले उसने मटेरियल थाने को दिया था, वो उसका अध्ययन करना या उसके बारे में विवेचना करनी शुरू कर दी। सीडीआर एक तरफ से देखी गई, तब तक सारी सीडीआर जो दी गई थी वो इन्हीं के पास थी, क्राइम ब्रांच के पास, इसी ने दी थी थाना काकोरी को अपने विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए। सब एक एक करके उनकी विवेचना शुरू हुई। तो जो वादी मुकदमा थे उनकी शादीशुदा पुत्री पर बात आके अटक गई, और जिस व्यक्ति से उसकी रोज़ रोज़ बात हो रही थी, और घटना के दिन भी उसका मोबाइल बहुत थोड़े समय के लिए खुला था और एक दूसरे मोबाइल से बात हुई थी। ये बात होगी करीब रात में 12:30 बजे की। तो ये संदिग्ध लगा और उस मोबाइल की लोकेशन भी घटनास्थल पर निकली। तो पहले उनसे पूछा गया थाने वालों से, इससे क्या बात हुई? बोले साहब इससे कोई मतलब नहीं था, थाने पर बुलाया गया था लेकिन चला गया। खैर क्राइम ब्रांच वाले तुरंत गए उसको बुलाने के लिए, वो घर पर मिल गया, घर पर मौजूद था। और उसने कहा कि साहब मुझे तो 2 बार बुलाया जा चुका है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, और मैंने सारी बातें थाने में बता दी हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर बात वो भी बताई उसने कि कब उसको और क्यों कैसे छोड़ा गया था। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है सुब्बीन सन ऑफ इस्लाम, पिंक सिटी बुद्धेश्वर, थाना पारा। वो मूल निवासी है जरियारी, गांव जरियारी है, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई का। फिर उससे पूछताछ शुरू हुई। वो उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा था कि रात में तुम 12:30 बजे यहाँ आसपास क्या कर रहे थे? तुम बुद्धेश्वर के रहने वाले हो, सुबह तुम्हारी जब कॉल आई थी तो वो कब? हाँ, उसने कहा साहब घर से बात की थी। बोले ये वहाँ की आईडी दूसरी है, यहाँ तुम कैसे आए थे? और फिर पुलिस परेशान थी, 12 दिन हो गए थे, घटना खुल नहीं रही थी। उससे अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई, फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई। चालाक आदमी था, 2 बार पुलिस थाने पर बुला चुकी थी। वो जानता था कि किस हद तक पुलिस जाएगी, और फिर उससे बहुत 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 अच्छी वाली पूछताछ हुई। और फिर उसने थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें बतानी शुरू की। उसने बताया कि रूबी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, और घटना वाले दिन में मैंने उसे फ़ोन किया था। रूबी के लिए रूबी पर बहुत पैसे भी वो खर्च करता था। रूबी से उसने मिलने की इच्छा जताई तो रूबी ने कहा कि तुम रात में 11 बजे आ जाना, मैं छत पे रहूँगी। घर से सटा हुआ एक बड़ा नीम का, संभवतः बताया था, नीम का पेड़ है, और उस पर टॉर्च दूर से तुम लगाना, मैं समझ जाऊंगी तुम आ गए हो। क्योंकि गांव का घर था, कॉल बिल वहाँ होती नहीं है, आवाज़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, कुंडी खटखटाने का कोई मतलब नहीं है, लोग और थे जो जग जाते। तो तुम चुपचाप आके नीचे से उस पेड़ पर टॉर्च लगाना, क्योंकि मैं छत पे ही रहती हूँ, छत पे ही सोती हूँ, इसलिए मैं समझ जाऊँगी, मैं आके दरवाज़ा खोल दूँगी। उसने ये भी बताया कि घर में सब लोग खाना खा के अपने अपने कमरे में 10 बजे तक सो जाते हैं, इसलिए यही तरीका है कि मैं आके नीचे दरवाज़ा खोल दूँगी और तुम ऊपर आ जाना। इसने रात में 10 बजे अपने यहाँ से उसके गांव तक जाने से पहले जब फ़ोन किया तो फ़ोन उठा नहीं। ये बताया गया कि फ़ोन साइलेंट पर हो गया था या कर दिया था, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया। वो घर पहुँच गया। घर पे उसने जहाँ से भी उसको पेड़ साफ दिखाई दे रहा था उसने टॉर्च लगाई। 3-4 टॉर्च लगाने के बाद ही दरवाज़ा नीचे से खुल गया। सुब्बीन दरवाजे के भीतर चला गया और उसके 2 दोस्त छोटू और मुन्ना ये दरवाजे के बाहर खड़े रहे, इसलिए कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, घर का कोई सदस्य आ जाए, कोई बाहर निकले या कोई भीतर से कुंडी बंद कर ले। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, पहरेदारी के लिए वो नीचे दोनों को खड़ा कर दिया था। सुब्बीन और रूबी की जो बातचीत थी या जो उन दोनों के बीच जो आवाज़ आ रही थी, उसको सुनकर दन्ना, जो उसका नाना लगता है रूबी का, वो जग गया और उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? सुब्बीन ने उसको चुप
रहने का इशारा किया, लेकिन तब तक वो और नज़दीक आ गया इन लोगों के। कौन हो, कैसे आ गया? इसने छत के दूसरे कोने पे जाके फ़ौरन नीचे छोटू को फ़ोन मिलाया कि तुरंत ऊपर आ जाओ, एक बुढ़ा जग गया है, इसको नीचे ले जाओ। वो दोनों खटखटाते हुए ऊपर पहुंच गए और सुब्बीन बुज़ुर्ग आदमी थे, उनका मुंह दबा के उसे नीचे ले आए। नीचे लाने पे भी जब भी मुंह पे थोड़ा प्रेशर हल्का होता था वो चिल्लाने की कोशिश करता था। वो जिस खटिया चारपाई पे था वो लोहे की पाटी वाली चारपाई थी। पहले तो उसके सिर को लोहे की पाटी वाली चारपाई पे 2 बार मारा, फिर उसके बाद उसका गला दबा लिया। गला दबाने पे भी उनको यकीन नहीं हुआ कि भी ज़िंदा है या फिर चिल्ला सकता है, तो उसके मुंह पे तकिया ज़ोर से रख के बहुत देर तक उसे दबा दिया और थोड़ी देर में दन्ना जो है वो ठंडा हो गया, उसकी मौत हो गई। इतनी देर में सुब्बीन और रूबी नीचे आए। रूबी ने कहा, ये तुमने बहुत गलत किया, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अब हम भी पकड़े जाएंगे, तुम भी पकड़े जाओगे। सुब्बीन ने कहा कि ना, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं इंतज़ाम करता हूँ। मुन्ना और छोटू के पास कट्टे भी थे, तैयारी से आए थे वो सुब्बीन की रखवाली करने के लिए। वो कमरों में उन्होंने खटखटा के औरतों को उठा लिया, सारी औरतों और लड़कियों को एक कमरे में कर दिया और फिर जो जेवर पैसा मिला वो ले लिया। नीचे वाले कमरे में ही एक नई सिलाई मशीन रखी थी, वो भी उठा लिया। कुछ कम्बल नए रखे हुए थे, वो भी उठा लिया। और जैसा जो रात में जिन लोगों ने देखा या जिन्होंने शंका की, उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल में 3 लोग काफ़ी सामान लादे हुए इस तरफ से निकल गए। जब सुब्बीन ने ये बात पूरी बता दी कि ऐसे ऐसे घटना हुई, तब ये हुआ कि ये बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। और इसका सुब्बीन का ये भी कहना था कि एक एक बात में रूबी उन लोगों के साथ थी। फिर रूबी को बुलाया गया थाने पर। रूबी आई, महिला सब इंस्पेक्टर, महिला सिपाही सब इकट्ठा हुई। पहले तो सिरे से खारिज करती रही, सिरे से नकारती रही कि नहीं 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 नहीं, सब झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हम लोगों को फंसाने के लिए कर रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर में वही ऊंच नीच समझाई गई, थोड़ा ठंडा गरम, और फिर हिंदी अंग्रेजी वाली पूछताछ में उसने फिर अपना सब कुछ उगल दिया जैसे। और फिर महिला सब इंस्पेक्टर ने उसके पूरे वारदात को रिकॉर्ड किया, बैठ के देखा गया। उसने भी वही बात बताई जो सुब्बीन ने बताई थी। 23 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसकी, और 23 सितंबर को ही सुब्बीन को जेल भेज दिया गया। वहाँ प्रेस में भी लोगों ने सवाल पूछा कि रूबी सारी घटना को जानती थी, रूबी को क्यों इसमें अभियुक्त नहीं बनाया गया, रूबी को क्यों जेल नहीं भेजा गया। तो जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, वो रूबी के कोई हमें रिकॉर्डिंग फ़ोन की, ना तो इसके फ़ोन में फ़ोन रिकॉर्डिंग थी, ना उसके फ़ोन में फ़ोन रिकॉर्डिंग थी। सिर्फ बयान था उसका कि हमने बुलाया था, वो आया था और उसने ऐसा ऐसा कर दिया। इसलिए उसको अगली विवेचना में आगे अगर कोई उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य मिलता तो उसके विरुद्ध, संभवतः उसके विरुद्ध भी बाद में कार्रवाई कर दी गई थी। लेकिन इस बीच में थाने में जो कुछ हुआ था, अज्ञात हत्या के बाद जितने लोग बुलाए गए थे, इस संबंध में एसपी ग्रामीण प्रताप गोपेंद्र ने अपनी जांच करके आख्या सबमिट की, और उसमें जो भी एसएचओ समेत जितने भी संलिप्त पुलिसकर्मी मिले थे, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई और उनको अपने पदों से हटा दिया गया था। आज बस इतना ही। अगले अज्ञात इंसिडेंट के लिए कल फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।